आप सभी का स्वागत है 29 जैन 2024 की करंट अफेयर्स में। आज की जो पहली न्यूज़ है वो है व्हाट इज़ लद्दाख्स डिमांड ऑन गिलगिट बल्तिस्तान। देखिए, गिलगिट बल्तिस्तान इस समय हाईलाइट में है। ठीक है, इसका कुछ रीज़न जो है हाईलाइट में, अब क्यों है, इसके ऊपर कौन से लोग दावा कर रहे हैं वगैरह हम सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, डिटेल में। तो न्यूज़ है कि लद्दाख ने डिमांड करी है गिलगिट बल्तिस्तान पर, उसके कुछ एरिया पे डिमांड करी। क्या डिमांड है, क्यों करी है, ये दोनों समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्वेश्चन अराइज करे गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अराइज करा गया है कि व्हाई डज द यूनियन टेरिटरी वांट एन एक्सटेंडेड टेरिtoriयल कंट्रोल। यूनियन टेरिटरी यानी लद्दाख की बात यहाँ पे हो रही है। हम सब जानते हैं कि लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी है आर्टिकल 370 एबॉलिश होने के बाद, है ना। वॉट आर द डिमांड्स ऑफ द टू की बॉडीज, ये दो एक इन दो क्वेश्चन पे हम बात करेंगे आगे की करंट अफेयर्स में। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वाला जो करंट अफेयर था ना, वाई डज द यूनियन टेरिटरी, यानी कि ये जो यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे, ये लद्दाख की बात हो रही है कि लद्दाख अपनी जो टेरिtoriयल कंट्रोल यानी अपनी जो बाउंड्री है उसको एक्सटेंड क्यों करना चाहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कौन लोग इस चीज़ के लिए ऊपर डिमांड कर रहे हैं। ये लद्दाख की जो बाउंड्री है उसको एक्सटेंड करने के लिए कौन से दो की बॉडीज़ हैं, यानी कौन से वो दो लोग हैं जो लोग डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की। ठीक है, सबसे पहले लद्दाख के बारे में समझ लेते हैं। लद्दाख का जो एरिया है वो 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, लद्दाख जो है कश्मीर डिवीज़न का पार्ट है और अब स्टेट एंड जम्मू कश्मीर स्टेट है। तो अब जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है 5 अगस्त 2019 को, जब आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कि की बॉडीज़ कौन सी दो की बॉडीज इस चीज़ पे बोल रही हैं। पहली की बॉडी है ले एपेक्स बॉडी यानी लैब, और दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए। देखिए, लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बना तो हम सब जानते हैं, जैसे हमारी जितनी भी स्टेट्स है, जैसे यूनियन टेरिटरी हमारी दिल्ली भी है, तो ना वहाँ पे लेजिस्लेचर है, यानी कि एक छोटी सी आप कह सकते हो मिनी गवर्नमेंट है जो गवर्न करती है उस एरिया को। लेकिन लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी घोषित करा गया तो उसको कोई लेजिस्लेचर नहीं दी गई। ठीक है, उसको कोई लेजिस्लेचर नहीं दी गई थी। अब क्या हुआ कि जब लेजिस्लेचर नहीं दी गई है तो उसको दो लोग कंट्रोल करते हैं, एक लेह एपेक्स बॉडी एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दोनों मिलकर लद्दाख को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं क्या। अब ये जो रिपोर्ट है, ये जो डिमांड की रिपोर्ट है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर जो रिपोर्ट सबमिट करी है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सबमिट करी है। ठीक, अब डिमांड्स क्या है, देखिए इन दोनों की डिमांड्स क्या है। सबसे पहले डिमांड ये है कि इन इनकम्पास अ रेंज ऑफ इशू। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हमारी जो लद्दाख की रेंज है ना, जो लद्दाख की बाउंड्री है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दूसरा टेरिtoriयल कंट्रोल एक्सपेंशन। देखिए, वही बात है, सेम चीज़ कह रहे हैं कि जो हमारा एक्सपेंशन है टेरिटरी के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर, वो होना चाहिए, कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, यानी कि मान लीजिए, जैसे ऐसे समझिए आप, जैसे कि ये लद्दाख है। ठीक है, अब ये लद्दाख है तो मान लीजिए लद्दाख ने इतना एरिया और ले लिया। ठीक है, तो अब वो ये चाह रहे हैं कि जो इतना एरिया, यानी जो ये एक्स्ट्रा एरिया लिया है इन्होंने, इस एरिया के को भी यही लोग कंट्रोल करेंगे। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, यानी ये चाहते हैं कि लद्दाख को एक लेजिस्लेचर मिले। यहाँ पे जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात हो रही है, जैसे हर एक स्टेट में लेजिस्लेचर है, तो ये भी यही इसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लद्दाख में भी एक लेजिस्लेचर होना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो जैसे पास करवाना चाहे तो लेजिस्लेचर के थ्रू पास करवा सकें। ये दोनों जो बॉडीज़ है ना, ये दोनों बॉडीज़ गवर्न तो करती हैं लद्दाख को, लेकिन ये कोई रूल्स पास नहीं कर सकती। ठीक है, ये बस जस्ट इसलिए बना दी गई हैं ताकि लद्दाख में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो सके। ठीक है, दू चौथी डिमांड इनकी ये है कि इनको 6 शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 371 के अंदर एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए। ठीक, ये तो हमने समझ ली इनकी डिमांड्स के बारे में। आगे समझते हैं लद्दाख गवर्नेंस। ठीक है, लद्दाख में किस तरह की गवर्नमेंट है। डज नॉट हैव लेजिस्लेचर, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं है। गवर्नड बाय टू काउंसिल, यहाँ पे दो
काउंसिल गवर्न करती हैं, एक है LAHDC कारगिल और एक दूसरी है LAHDC लेह। जैसे ये दो बॉडी मैंने अभी आपको बताई है ना, ये दोनों बॉडी, इन दोनों बॉडीज की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या है, आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। देखिए जब 370 आर्टिकल को हटाया गया फिर क्या हुआ, लेह है ना, जो लेह वाली बॉडी है उस उन्होंने क्या सपोर्ट करा कि यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, जब देखो जब लद्दाख को यूटी घोषित करा गया तो दो बॉडीज़ बनी, एक लेह और एक कारगिल। जो लेह वाली बॉडी है, लेह एपेक्स बॉडी जो है, उन्होंने तो इस बात का समर्थन किया कि हाँ चलो ठीक है, हमें मंजूर है कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, मतलब अच्छी बात है ये तो। लेकिन जो कारगिल वाली बॉडी है, उन्होंने इस चीज़ की डिमांड करी कि हम कश्मीर का पार्ट बने और एक स्टेट बना दिया जाए, यानी लद्दाख को एक स्टेट घोषित करा जाए कश्मीर डिवीज़न में, ठीक है, एक स्टेट के रूप में, कि हमारा एक सेपरेट स्टेट हो। ये चाहते हैं स्टेट और ये खुश हैं कि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे समझते हैं टेरिटोरियल कंट्रोल एक्सपेंशन। देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल जानना हमें बहुत ज़रूरी है। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है ना, हिस्टोरी क्या है, पार्ट इज ऑफ लद्दाख डिस्ट्रिक्ट नाउ अंडर पाकिस्तान ऑक्यूपेशन। देखो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ समझते हैं। ये जो बहस छिड़ी हुई है ना, ये एक गिलगिट बल्तिस्तान का एक रीजन है, एक छोटा सा रीजन है, जो कि लद्दाख वाले चाहते हैं कि ये जो रीजन है ये हमारे अंडर में आ जाए, ठीक है। इस समय वो जो रीजन है वो पाकिस्तान की बाउंड्री पे आता है, इसलिए पाकिस्तान उसको क्या नाम है, कंट्रोल करता है, ठीक। इतना समझ में आया। अब आगे समझते हैं टेरिटोरियल कंट्रोल डिमांड। देखो लद्दाख की डिमांड ये है कि एक्सटेंशन ऑफ टेरिटोरियल कंट्रोल अप टू गिलगिट बल्तिस्तान। वो चाहते हैं कि जो उनका लद्दाख का एरिया है ये गिलगिट बल्तिस्तान भी इसके अंडर में आ जाए, है ना, गिलगिट बल्तिस्तान भी क्या हो जाए, इसके अंडर में आ जाए, ताकि हमारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो जाए, यानी कि हमारी जो ज़मीन है, जो हमारी जो बाउंड्री है वो बढ़ जाए, ठीक। जिसमें इन्होंने क्या चीज़ इंक्लूड करी, इंक्लूड एरिया इनटू लद्दाख, है ना, लद्दाख का एरिया। और दूसरा ये चाहते हैं कि लेजिस्लेचर ग्रांट करा जाए, ताकि वो रूल पास कर सके ना कि ये एरिया इसमें आ गया है तो अब ये लद्दाख कहलाएगा, इस तरीके से लेजिस्लेचर में ही हो सकता है ये सब। तो ये डिमांड्स इन्होंने करी है, ठीक। अब इतनी देर से हम उस एरिया की बात कर रहे हैं कि वो एरिया क्या है, उस एरिया को समझते हैं, कौन से एरिया की यहाँ पे बात हो रही है। जिस एरिया की हम ये लोग बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में पीओके का बॉर्डर है, ठीक है। जिस एरिया की ये लोग बात कर रहे हैं वो पीओके का बॉर्डर है, खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस, यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंडर में आता है। वाखन कॉरिडोर ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का वाखन कॉरिडोर है ये एरिया। और चाइना इस एरिया को शिनजियांग रीजन बुलाता है, यानी चाइना इस, देखो अब कितने लोग यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं इस रीजन को, जो गिलगिट बल्तिस्तान का रीजन है इसको पाकिस्तान अपना बॉर्डर कह रहा है, खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस बता रहे हैं, ठीक है। अफगानिस्तान इसको वाखन कॉरिडोर कह रहा है, चाइना ने तो इसको नाम ही दे दिया शिनजियांग रीजन। खैर चाइना को तो हटा ही दो, और हम लोग क्या चाहते हैं कि ये लद्दाख का क्या हो जाए, रीजन बन जाए। तो ये पूरी स्टोरी थी इसको लेके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं, ठीक। अगली न्यूज़ देखिए क्या है हमारी, एक मिनट रुक जाइए, कैमरा, ओके, आई होप ठीक लग रहा होगा, एक मिनट बस, हाँ ठीक। देखिए अगली है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज सदा तंसीक इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हो रही है, ठीक है, सदा तंसीक, ठीक है। तो ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सदा तंसीक, ये दो देशों के बीच में हो रही है, एक इंडिया और एक सऊदी अरेबिया, ठीक है। कहाँ पर हो रही है, राजस्थान में हो रही है, राजस्थान में महाजन जिले में, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारे करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसी वाली करंट अफेयर्स तो श्योर शॉर्ट आती हैं, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। सदा तंसीक इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में है, और कहाँ पे हो रही है, इंडिया में हो रही है, राजस्थान में, वो भी महाजन जिले में, ठीक है। अगली न्यूज़ समझते हैं। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये थ्रिसूर केरला, है ना, केरला के थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है लिटरेचर, कल्चर एंड प्रोग्रेस, ठीक है।
अब थोड़ा सा स्टैटिक जीके समझ लेते हैं। केरला के सीएम कौन है? पिनारई विजयन। ठीक है, तो ये केरला की न्यूज़ है। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल। देखिए हमारे इंडिया का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बनने जा रहा है, वो भी कहाँ पर? डिब्रूगढ़ असम में। ठीक है, तो ये वाली भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन ये वाली जो करंट अफेयर्स होती हैं, ये इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं, बेसिकली कंपटीशन में दो तरीके से पूछी जा सकती हैं। देखिए तीनों तरीके मैंने लिख दी हैं, तीन तरीके से पूछी है। या तो देखो जो केरला है ये हाईलाइट हो चुका है, तो इसलिए इसका सीएम पूछ लेंगे डायरेक्ट। सीएम कौन है बताइए, तो ये हो गया, है ना। कभी कभार पूछ लेते हैं, कभी नहीं भी पूछेंगे। दूसरा जो सबसे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वाली करंट अफेयर से, वो ये है कि ये बताइए इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो त्रिशूर केरला में मनाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा इसका डायरेक्ट थीम, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। थीम्स वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। लिटरेचर, कल्चर एंड प्रोग्रेस। ठीक, ये वाली भी करंट अफेयर हमने समझ ली। अगली करंट अफेयर्स देखिए। अगली करंट अफेयर्स है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल। ऑरेंज कहाँ के फेमस है? ना, रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, नागपुर लिख दोगे। नागपुर मत लिखना कि नागपुर के ऑरेंज। रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 नागालैंड में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन मत करना। रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? नागालैंड। ओके, अगली न्यूज़ समझते हैं। ओके, अगली न्यूज़ में है दिव्यांश सिंह पनवार। दिव्यांश सिंह पनवार जो है हाईलाइटेड है। क्यों हाईलाइटेड है? क्योंकि इन्होंने गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। कौन सी इवेंट में? ये इवेंट है आपका ISSF वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ISSF वर्ल्ड कप में ये गोल्ड जीत चुके हैं दिव्यांश सिंह पनवार। और कौन से कैटेगरी में जीते हैं? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। छोटी छोटी न्यूज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ में है हमारा FIH हॉकी वुमेंस वर्ल्ड कप। तो FIH ने हॉकी वुमेंस वर्ल्ड कप जो है अभी किया है, जिसके विनर हुए हैं नीदरलैंड। ठीक है, वुमेंस वर्ल्ड कप FIH हॉकी वुमेंस वर्ल्ड कप का विनर कौन है? नीदरलैंड। इंडिया सेकंड पोजीशन पे आई है, रनर अप पोजीशन पे आई है, और थर्ड आया है पोलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विनर भी पूछ सकते हैं और इंडिया का पोजीशन भी पूछ सकते हैं कि सेकंड आई है। फाइनल्स जो हुआ था नीदरलैंड एंड इंडिया के बीच में हुआ था। ठीक है, जो फाइनल्स हुआ था वुमेंस वर्ल्ड कप का, FIH हॉकी वुमेंस वर्ल्ड कप का, वो नीदरलैंड इंडिया के बीच में हुआ था। और कैसे हराया था ये भी मैं बता देता हूँ। 2-7 से हराया था। नीदरलैंड ने 7 गोल्स मारे थे और इंडिया ने खाली 2 मार पाई थी। ठीक है, अगली न्यूज़ देखिए। अगली न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो ये ट्रॉफी है, ये जो टूर्नामेंट है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? लॉन टेनिस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि बताइए ये वाला कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2000, अब ये ओपन लिखा है ना, और ओपन में कौन सा गेम खेलते हैं? लॉन टेनिस खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग टेनिस खेलना पसंद करते हैं। इस तरीके से आप कोई भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो लॉन टेनिस से रिलेटेड है ये टूर्नामेंट, और इसके विनर हुए हैं जेनिक सिनर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ में है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी कौन टूर्नामेंट कौन सी स्पोर्ट से कनेक्टेड है? क्रिकेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हुआ है, ये रणजी ट्रॉफी क्यों हाईलाइटेड है? तन्मय अग्रवाल। ठीक है, तन्मय अग्रवाल जो हैदराबाद टीम से हैं, इन्होंने फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी मारी है। ठीक है, और किसके अगेंस्ट मारी है? अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट मारी है। तन्मय अग्रवाल ने, फिर से मैं बता देता हूँ, तन्मय अग्रवाल ने रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए हैदराबाद की टीम की तरफ से फास्टेस्ट, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैविंग द फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी, फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी का मतलब 300 रन्स इन रणजी ट्रॉफी, तो तन्मय अग्रवाल कौन सी टीम से खेल रहे हैं? हैदराबाद टीम से। और किसके अगेंस्ट मारी है? अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट मारी है। ठीक है, तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे समझते हैं। अगली न्यूज़ है इंडियन बॉक्सर मनदीप जांगरा। मनदीप जांगरा एक हमारे भारतीय बॉक्सर हैं, जो कि विनर बने हैं इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल इन US। ठीक है, एक टूर्नामेंट हुआ इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल US में,
जिसके विनर बने हैं मनदीप जांगरा, और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मनदीप जांगरा को हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगली न्यूज़ में है श्रीलंका क्रिकेट। ठीक है, श्रीलंकन क्रिकेट जो है हमारी है, क्योंकि आईसीसी ने हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट के ऊपर बैन लगा रखा था, लेकिन अब जो है वो बैन हटा लिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि हाल ही में आईसीसी ने कौन सी टीम के क्रिकेट की टीम के ऊपर जो है बैन को हटाया है, श्रीलंकन टीम के ऊपर। ठीक है, अगली न्यूज़ है वॉल्केनिक एरप्शन, उलावन। ठीक है, ये वॉल्केनो का नाम है, ये नेम ऑफ वॉल्केनो है, वॉल्केनो। अभी हाल ही में उलावन में वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला, और ये उलावन कहाँ पर है, पपुआ न्यू गुइना। ठीक है, पपुआ न्यू गुइना में है ये वॉल्केनो, जिसमें हाल ही में इरप्शन देखने को मिला, और इंडिया ने जो है आई थिंक मैं अगर सही हूँ तो 1.3 बिलियन डॉलर की मदद करी है पपुआ न्यू गुइना को। ठीक है, ताकि वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। अब ये पपिया न्यू गिना स्टैटिक जीके का पार्ट हो सकता है, क्योंकि अब ये हाईलाइटेड है, तो इससे क्वेश्चन जरूरी नहीं है डायरेक्ट वॉल्केनो का क्वेश्चन आए, इस कंट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जो ये कंट्री है ये ओशियाना कंट्री है, जिसकी कैपिटल है पोर्ट मॉरिसबाई, और जिसकी करेंसी है कीना। ये और ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ में है ईरान की सैटेलाइट। ईरान ने हाल ही में 3 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं, जिसके नाम है मेहदा, केहान 2 एंड हतेफ 1। ठीक है, और रॉकेट का नाम है सिमोगढ़। जिस रॉकेट से इन तीनों सैटेलाइट्स को लॉन्च करा गया है उसका नाम है सिमोगढ़। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा इसमें इस करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आ सकते हैं कि बताइए मेहदा, मेहदा कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है, ईरान की है। ठीक है, केहन 2 या ऐसे, या फिर पूछा जा सकता है तीनों सैटेलाइट्स के नाम। ठीक है, तीनों सैटेलाइट्स के नाम मोस्टली नहीं पूछे जाएंगे, इन तीनों में से किसी एक सैटेलाइट का नाम दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि कौन सी कंट्री से है, या फिर ये भी हो सकता है कि ईरान ने हाल ही में कौन सी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, तो तीनों में से किसी एक का भी नाम आ जाएगा। या ये भी आ सकता है कि रॉकेट कौन से रॉकेट से करी गई है, सिमोगढ़। ठीक है, ये याद रखना। ओके, ये न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है इकोवैस। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं ये इकोवैस क्या है। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, जिसकी फुल फॉर्म है कि ये जो इकोवैस है ये वेस्ट अफ्रीका है ना, वेस्ट अफ्रीका कंट्रियों का एक इकोनॉमिक कम्युनिटी है, इकोनॉमिक संभालते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, एजेंडाज बनाते हैं। तो हाल ही में इकोवैस से 3 कंट्रीज़ ने क्या कर लिया है, विड्रॉल कर लिया, यानी कि इन्होंने अपना जो नाम है वो इस इकोवैस कम्युनिटी से जो है निकाल लिया है। हालांकि अब ये इसकी मेंबर्स नहीं है। कौन सी वो 3 कंट्रीज़ हैं, एक है नाइजर, माली, बुर्किना फासो। ये 3 कंट्रीज़ अब जो है इकोवैस की क्या कह सकते हैं आप, मेंबर नहीं है। ठीक, आपका होमवर्क है इकोवैस कि इकोवैस कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है, वगैरह आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अगली न्यूज़ में है बर्थ एनिवर्सरी किसकी। 28 जनवरी 2024 को बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा की। अब ये के एम करियप्पा कौन है, ये पहले कमांडर इन चीफ हैं इंडियन आर्मी के। ठीक है, तो इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ का नाम है के एम करियप्पा। ठीक है, 28 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करा गया है। तो बर्थ एनिवर्सरी मुझे लगता है मोस्टली नहीं पूछा जाएगा, पूछा आपसे ये जा सकता है कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन है, के एम करियप्पा इंडियन आर्मी के। ठीक है, लेकिन आपको तो सब करना है होगा रिवाइज, तो इसलिए कुछ भी मत छोड़िएगा। चलिए अगली न्यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड है ना, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसकी कैटेगरी है बेस्ट फिल्म पॉपुलर है ना। सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्म इस साल पॉपुलर हुई थी, वो है 12th फेल। ठीक है, तो 12th फेल को काफ़ी सराहा गया, मैंने भी देखी है, अगर जिन्होंने नहीं देखी वो देखें, काफ़ी मोटिवेशनल मूवी है ये, और रियल इवेंट पे है ये मूवी। अगली है बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हम क्या कर लेते हैं, इसको कर लिया बेस्ट फिल्म के नाम से, नहीं, बेस्ट फिल्म पॉपुलर, पॉपुलर कौन सी ज़्यादा हुई, 12th फेल। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स जोरम। ठीक है, जोरम को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर मिला है विधु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने 12th फेल के डायरेक्टर हैं, ऑब्वियसली मिलना भी उनको चाहिए। बेस्ट एक्टर
है ना। लीड रोल में जो बेस्ट एक्टर को मिला है वो है रणवीर कपूर फ्रॉम एनिमल, बेशक। ठीक है, तो लीड रोल था इनका। अब लोग ये मत कहना बॉबी देओल लीड रोल में नहीं थे, लीड रोल में रणवीर कपूर थे। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको दिया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स। ठीक है, अभी हमने बेस्ट एक्टर लीड रोल में देखा था जो कि रणवीर कपूर थे। अब बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में है विक्रांत मासे, ट्वेल्थ फेल। जो ट्वेल्थ फेल में लीड रोल में है, जिन्होंने रोल निभाया है, उनका असली नाम विक्रांत मैसे है। तो इनको बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस लीड रोल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। ठीक है, और वहीं पे बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में जो अवार्ड मिला है वो मिला है रानी मुखर्जी को। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। बेस्ट लिरिक्स, है ना, सबसे ज़्यादा अच्छे लिरिक्स का अवार्ड दिया गया है अमिताभ भट्टाचार्य को। और बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है एनिमल को। ठीक है, अगली न्यूज़ में है हमारा इंडियन न्यूज़पेपर डे। 28 जनवरी 2024 को इंडियन न्यूज़पेपर डे को सेलिब्रेट करा गया। अभी समझते हैं क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम इस दिन को। 28 जनवरी को ही इंडियन न्यूज़पेपर डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन इंडिया का पहला न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ था 1780 में। 1780 में 28 जनवरी 1780 में इंडिया का पहला न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ था, जिस न्यूज़पेपर का क्या नाम था? हिक्की बंगाल गैजेट। हिक्की बंगाल गैजेट इस न्यूज़पेपर का नाम था। और ये न्यूज़पेपर जो है लॉन्च करा गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। ठीक है, जिनको आप फादर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोल सकते हो। तो ये स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ इंडियन प्रेस किसको बोलते हैं? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है हमारी। अगली न्यूज़ में थोड़ा सा स्टैटिक जीके का पार्ट हम कवर करते हैं। तमिलनाडु एक्सप्रेस। तमिलनाडु एक्सप्रेस जो है इंडिया की पहली टू इंजन जंबो ट्रेन है, यानी दो इंजन थे इसमें। और इसको न्यू दिल्ली से मद्रास तक के लिए शुरू करा गया था। तो ये याद रखना आप, तमिलनाडु एक्सप्रेस इंडिया की पहली टू इंजन जंबो ट्रेन है जो कि न्यू दिल्ली से मद्रास तक के लिए इसका जर्नी था। अगली न्यूज़ है बाबर ने, ये थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट है। बाबर ने जब फोर्ट ऑफ चंदेरी को कैप्चर्ड किया था, कौन से किले को किया था? चंदेरी के किले को, है ना। चंदेरी के किले को जब कैप्चर्ड किया था तो उस समय पे राणा संगा को हराया था। ठीक है, तो राणा संगा फोर्ट ऑफ चंदेरी के राजा थे। तो बाबर ने राणा संगा को हरा के फोर्ट ऑफ चंदेरी पे क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था, यानी उसको हथिया लिया था। ठीक है, अगली न्यूज़ में है हमारा एनसीसी डायरेक्टरेट महाराष्ट्र। एनसीसी डायरेक्टरेट महाराष्ट्र को जो, हाँ, अभी क्या मिला है, ये चैंपियंस ट्रॉफी के विनर हैं और इनको प्राइम मिनिस्टर बैनर से सम्मानित करा गया है। ठीक है, अगली न्यूज़ में है ये एक नाम, रोहन बोपाना। अभी रोहन बोपाना न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये हाल ही में ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं। यानी ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम चैंपियन का मतलब सबसे ज़्यादा उम्र वाला, है ना, सबसे ज़्यादा जिसकी उम्र है। तो आई थिंक मुझे सही से याद है तो 44 या 43 की एज है इनकी अभी। तो ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं। और इन्होंने किस में जो है जीत हासिल करी है? ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बताया ना, ऑस्ट्रेलिया आपका क्या खेलता है? लॉन टेनिस खेलता है। तो लॉन टेनिस में ऑस्ट्रेलिया ओपन डबल्स 2024 में इन्होंने जीत हासिल करी है और ओल्डेस्ट ग्रैंड है। अब जाहिर सी बात है ये ओपन डबल्स है, यानी दो लोगों के द्वारा जीता गया होगा। तो रोहन नाम है। रोहन बोपन्ना के जो पार्टनर हैं वो है मैथ्यू एब्डेन। तो मैथ्यू एब्डेन एंड रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलिया ओपन डबल्स के क्या बन गए हैं? चैंपियन बन चुके हैं, जिसमें रोहन बोपन्ना ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। ठीक है, मैथ्यू एब्डन नहीं है, रोहन बोपन्ना है, लेकिन जीते दोनों ही हैं। ठीक है, ये ये जो कन्फ्यूजन है इसको क्लियर रखना है। ठीक है, अगली न्यूज़ में है हमारी नेशनल चिलिका बर्ड्स फेस्टिवल। तो हाल ही में नेशनल चिलिका बर्ड फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जा रहा है। कहाँ पे करा जा रहा है? उड़ीसा में करा जा रहा है। तो चिलिका, है ना, चिलिका बर्ड सेंचुरी या चिलिका लेक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अब स्टैटिक जीके का भी है इसमें पार्ट ऐड कि मंडई वाइल्ड लाइफ रिजर्व लार्जेस्ट बर्ड पार्क है एशिया का। तो एशिया का लार्जेस्ट बर्ड पार्क जो है मंडई वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। ठीक,
अगली न्यूज़ में एक और नाम है हमारा दीप ग्रेस एका। अब ये दीप ग्रेस एका कौन है? ये है डिफेंडर एंड पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट। ठीक है, एक डिफेंडर की पोजीशन पे खेलती हैं और पेनल्टी कॉर्नर बहुत अच्छे से लेती हैं। ठीक है, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की क्या है, ये मेंबर हैं। इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम से किसने रिटायरमेंट ली है? दीप ग्रेस एका ने। ठीक है, अगली न्यूज़ में है हमारा AISHE एशिया सर्वे 2021 टू 2020। अब ये मत कहिएगा इतनी पुरानी न्यूज़ सर क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी नहीं है, ये अभी ही लॉन्च हुआ है ये सर्वे। इस सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं अब आए हैं, इसलिए इसको अब पढ़ा जा रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं AISHE क्या है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। इसका जो फुल फॉर्म है कि पूरे इंडिया में सर्वे किया जाता है कि कितने लोग हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन को जो है अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ये सर्वे है ये किसके द्वारा रिलीज़ करा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इसको रिलीज़ करा जाता है। अब इसके रिजल्ट्स क्या है इस पे ध्यान देते हैं। इसके रिजल्ट्स आए हैं कि फीमेल्स का इनरोलमेंट कितना है हायर एजुकेशन, यानी कितनी फीमेल्स जो हैं हायर एजुकेशन प्राप्त कर पा रही है। तो 2014-15 में 1.57 CR यानी करोड़ जो फीमेल्स थी हायर एजुकेशन ले पा रही थी, तब से लेकर 2021 से 22 थे, यानी 14 से लेकर 22 तक 2.07 करोड़ हो गया। यानी ये आंकड़ा बन चुका है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फीमेल्स के इनरोलमेंट पे हमको इंक्रीज देखने को मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला है टोटल इनरोलमेंट, यानी कितने इंडिया के ऐसे लोग हैं, सब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कितने लोग हैं जो जिन्होंने हायर एजुकेशन ली है। तो 2021 में आंकड़ा था 4.14 करोड़, और अब 21-22 में एक साल में ही आंकड़ा बन गया है 4.33 करोड़। तो इसमें भी हम थोड़ी सी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकती है। अब है तीसरा रिजल्ट की माइनॉरिटी स्टूडेंट जैसे हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC वगैरह जो होते हैं, ये सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं। ये कितने हैं इनमें से जिन्होंने इंडिया में जिन्होंने हायर एजुकेशन को प्राप्त किया है। तो इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि 14 से 22 है ना, 22 आ गई। तो इसमें 21.8 लाख से 30.1 लाख, ऑलमोस्ट 7 है ना, ऑलमोस्ट 7 to 8 lakhs का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना आप कि ज़रूरी नहीं है इन आंकड़ों के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि ये बताइए एश सर्वे किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया जाता है। दूसरा कि जब ये सर्वे लॉन्च हुआ है तो इसमें इनरोलमेंट ऑफ फीमेल्स का जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है? तो ऑप्शन में आ सकता है इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, नो चेंज, है ना, इस तरीके से भी ऑप्शन आ सकता है। तो आपको इसमें कुछ याद रखना ही नहीं है कि तीनों ही चीज़ों में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट ही हुआ है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अल्बामा न्यूज़ में है। क्यों है ये न्यूज़ में? क्योंकि हाल ही में अल्बामा ने पहला नाइट्रोजन गैस एक्सीक्यूशन, तो अल्बामा कहाँ पर है? US का पार्ट है। अल्बामा किसका पार्ट है? US का पार्ट है। कन्विक्टेड केनेथ स्मिथ मर्डरर। देखो मैं इजी लैंग्वेज में तुमको बताता हूँ। जो ये केनेथ स्मिथ हैं, इन्होंने हाल ही में एक लड़की का मर्डर किया। तो ये कन्विक्टेड यानी दोषी, कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी, तो ये दोषी पाए गए। तो जाहिर सी बात है इनको जो है फांसी की सजा सुनाई गई, यानी डेथ सेंटेंस सुनाया गया। इस केनेथ स्मिथ को डेथ सेंटेंस सुनाया गया कि यानी कि तुम्हें अब मारा जाएगा, यानी कानूनन तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो अब एल्बामा ने क्या किया? हाल में क्या होता है कि फांसी मिल जाती, फांसी के ज़रिए ही मारा जाता है, बट एल्बामा ने फांसी नहीं दी इसको। इन्होंने क्या किया, एक चैम्बर बनाया, उस चैम्बर में इसको रख दिया और फिर उसमें नाइट्रोजन गैस को छोड़ दिया, और ये उसमें तड़प तड़प के धीरे धीरे करके मर गया। लिखा है ना, फर्स्ट नाइट्रोजन गैस एक्सीक्यूशन यानी मारना।
ठीक है। तो एलबामा ने जो है एक नए तरीके का क्या करा है, एक्सपेरिमेंट किया है कि इस तरीके से भी लोगों को डेथ पेनल्टी सुनाई जा सकती है। ठीक है, जिसका कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है और वहाँ पे कुछ लोग इस चीज़ का समर्थन नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि आप नॉर्मल दीजिए, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट मत करिए। ठीक है। अगले न्यूज़ में है एनी मैरसेक। एनी मैरसेक क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप बोला जा रहा है इसको, जो कि ग्रीन मेथेनॉल, है ना, समझ रहे हो, ग्रीन मिथेनॉल, यहाँ पे ग्रीन का मतलब है इको फ्रेंडली, मिथेनॉल है ना, जो कि मिथेनॉल से चलेगा। ठीक, जो कि मिथेनॉल किसमें से निकाला गया है, ड्राइव्ड फ्रॉम, यानी किसमें से ये निकाला जाएगा, हाइड्रोजन में से निकाला जाएगा। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा शिप है जो मिथेनॉल पे चलेगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप एनी मैरसेक। एक मिनट। ठीक है, अगली न्यूज़ है हमारी, अगली न्यूज़ में है आईएनएस विशाखापट्टनम। आईएनएस विशाखापट्टनम न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले ये समझ लो कि आईएनएस विशाखापट्टनम क्या है। आईएनएस विशाखापट्टनम एक मिसाइल डेस्ट्रॉयर है, यानी कि ये क्या करता है, जैसे कि अगर किसी भी देश ने मिसाइल से हमला कर दिया, तो ये उस मिसाइल को हवा में ही क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी हमला होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो इसको एज अ इमरजेंसी भेजा गया है एमवी मार्लिन लॉन्डा। तो ये एक शिप है, इसको ये क्या है, स्ट्रक हो गई है ना, एक मिसाइल से हमला हो गया इसके ऊपर, तो गल्फ ऑफ एडन में, है ना, तो गल्फ ऑफ एडन में इसके ऊपर हमला हो गया, तो इमरजेंसी वहाँ पे जो है इंडिया की तरफ से आईएनएस विशाखापट्टनम को भेजा गया है ताकि वो इनको रेस्क्यू कर सके। ठीक है, अगली न्यूज़ में है हमारी मधिका। मधिका क्या है, एक लैंग्वेज है ना, एक लैंग्वेज है कन्नौर की, और कन्नौर कहाँ पर है, केरला। कन्नौर का डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पड़ता है, केरला में पड़ता है। तो न्यूज़ में क्यों है ये वाली लैंग्वेज, तो ये देखो दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो स्ट्रेटेजी का पार्ट हो गया कि केरला में एक लैंग्वेज बोली जाती है मधिका। ठीक है, मधिका। अब ये नियर एक्सटेंशन, यानी कि ये जो लैंग्वेज है ख़त्म होने के कगार पे है। कि इसके दो रीज़न हो सकते हैं कि इसको बोलने वाले लोग जो इसको जानते हैं, इसको अच्छे से बोल सकते हैं, वो लोग अब दैट, यानी कि वो लोग कम बचे होंगे, या फिर कई लोगों को ये लैंग्वेज आती नहीं होगी, पता नहीं होगी इस लैंग्वेज के बारे में। तो ये लैंग्वेज जो है एक्सटेंशन यानी ख़त्म होने की कगार पर है, और ये कहाँ बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। ठीक है, तो आज की न्यूज़ इतनी ही है, फिर मिलते हैं कल की न्यूज़ में।